नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस क्या होते हैं। हमने टेंस के बारे में बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी और ये जाना था कि टेंस का अर्थ काल नहीं होता है। दोस्तों, उस वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं और उन 12 प्रकारों के बाद मैंने आपको बताया था कि टेंस ट्रांसलेशन सीखने के लिए कुछ बेसिक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द जो हमने उसमें नहीं जाना था, पर इतना जान लें कि इनके अलावा जो अन्य शब्द बचते हैं उसको अदर वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। तो दोस्तों, यानी कि वे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ता है, ती है, ते है शब्द जिन सेंटेंसेस के अंत में आते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह नहाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव को देखते हैं और उनमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव के फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बाद उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की आप सबको पता है क्रिया के 3 रूप होते हैं। उन तीनों रूपों में से प्रेजेंट इंडेफिनिट में से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ता है एस या ईएस। इनके साथ जोड़ा जाता है एस या ईएस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये आता तो है, लेकिन ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो इसको हम नीचे वाले फॉर्मूले से देखते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस को बनाते समय जिन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आता है उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस को जोड़ दिया जाता है। लेकिन जिन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी और प्लूरल होते हैं उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस को नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, जिसे हमें आगे इन दोनों फॉर्मूले से विस्तार से समझना होगा। अब इनको वैसे भी याद रख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। अगर आई, यू, दे, वी प्लूरल आए तो इसमें ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। सॉरी, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस जोड़ेंगे। आई, यू, दे, वी प्लूरल आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, राम मैदान में खेलता है। राम मैदान में खेलता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स मैंने आपको उस दिन समझाया था, उस पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता वह होता है जो काम करता है। जैसे कि इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, राम मैदान में खेलता है, तो इसमें काम हो रहा है खेलने का। अब ये खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। सबको ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा कि इस खेलने के काम को राम कर रहा है, तो राम अपना सब्जेक्ट होगा। तो इससे ध्यान रखना, ये बात कभी भी दिमाग में मत बैठाना कि जो पहले नंबर पे आता है वह सब्जेक्ट होता है। वह सब्जेक्ट हमेशा नहीं होता है। कभी कभार या कुछ सेंटेंसों में, ज्यादातर सेंटेंसों में ऐसा होता है, पर हमेशा नहीं होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले आना है अपना सब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट है तो अपन को राम लिख देना है, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मतलब काम। ये मैंने आपको समझा दिया। काम हो रहा है इसमें खेलना, खेलने का काम हो रहा है। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, PLAY, प्ले। अब हमें इसमें जोड़ना है एस या ईएस। हमारे लिए फिर से वही कंफ्यूजन कि एस या ईएस को जोड़ें कि नहीं। तो देखिए, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ दिया जाएगा। आई, यू, दे, वी प्लूरल आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक चीज यहां पर क्लियर हो रही होगी कि यहां पर राम जो है वो एक नाम है, और नाम होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस को जोड़ देंगे। तो राम प्ले में एस को जोड़ेंगे। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि जिन शब्दों के अंत में CH, TH, SH, SS, X, O आए तो उसमें ES को या जोड़ा जाएगा। बाकी सबके साथ एस जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CH, TH, SS, SS, X, O होने पर एस को जोड़ा जाएगा, किंतु बाकी सबके साथ में एस को जोड़ा जाए। इसमें से CH, TH, SS, SS, X, O में से कुछ भी नहीं है तो इसमें अपन एस को जोड़ देंगे। ठीक है।
उसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इसमें स्थान दिया गया है, कहाँ खेलता है राम, मैदान में खेलता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, क्या खेलता है ये नहीं बताया गया है आपको। तो मैदान में, तो मैं के लिए इन लगा देंगे और मैदान के लिए ग्राउंड लगा देंगे। इस तरह से अपना ये सेंटेंस बन जाता है। तो दोस्तों ट्रांसलेशन करना हिंदी से इंग्लिश में, वो भी टेंसों का बहुत ही आसान काम है। इसके बाद अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वे खाना पकाते हैं, वे खाना पकाते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले अपन को क्या फॉर्मूले में से लगाना है, सब्जेक्ट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, पकाने का काम हो रहा है, पकाने का काम कौन कर रहा है, वे। वे की क्या होती है, दे। वे की अंग्रेजी होती है दे। तो दे लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, पकाने का काम हो रहा है, पकाने की होती है कुक, पकाने की अंग्रेजी होती है कुक। फिर से अपन को वही देखना है जिस कंफ्यूजन में अपन अभी अभी पढ़े थे कि इसमें एस या ईएस को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो दोस्तों अपन इससे देख सकते हैं कि आई, यू, दे, वी प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं। आई, यू, दे, वी प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दे आया है, दे आया है तो कुक में एस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद क्या पका रहे हैं वो, ऑब्जेक्ट क्या है, पकाने का काम किस पर किया जा रहा है, खाने पर। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट खाने की हो जाती है फूड। अन्य कोई शब्द अपना इसमें बचा नहीं है। इस तरह से अपना ये सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया है। तो दोस्तों अफर्मेटिव अपन ने सीखा। इसके बाद आता है नंबर निगेटिव का। इसमें आप देख सकते हैं निगेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज नहीं की जाती हैं, उसमें ऐसे ही जोड़ा जाता है। किंतु उसके नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि इसमें डू या डज, तो डू या डज के बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि डू या डज आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो हेल्पिंग वर्ब आई हैं तो कौन सी किस में लगाएंगे, ये मैंने आगे बताया है। आई, यू, दे, वी और प्लूरल आने पर, आई, यू, दे, वी और प्लूरल आने पर डू को लगाएंगे। सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी प्लूरल होगा तो डू को लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज को लगाएंगे। तो दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब का लगना सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे नहीं पीटता हूं, मैं उसे नहीं पीटता हूं। सबसे पहले आना है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता वो होता है जो काम करता है। काम हो रहा है पीटने का। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या काम हो रहा है। इसमें काम हो रहा है पीटने का। पीटने का काम कौन कर रहा है, मैं। पीटने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया अपना, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ लगेगा आई। क्या लगेगा, आई। मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब अपन को इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। ये लिखा हुआ है सामने सीधा, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, डू। फॉर्मूले को देखते हुए बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का डू या डज, आई के साथ डू आएगा तो डू लगा दिए। फिर फॉर्मूले में देखना है क्या है, नॉट। यही फॉर्मूला अपन को याद रखना है और पूरे ट्रांसलेशन करते चले जाना है। अपने ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होंगे। तो डू के बाद लगा देना है नॉट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब होता है काम। काम हो रहा है पीटने का। पीटने की अंग्रेजी होती है बीट, BEAT। पीटने की अंग्रेजी होती है बीट। आई डू नॉट बीट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। पीटने का काम किस पर किया जा रहा है, किसे पीटा जा रहा है, मैं किसे पीटता हूं, उसे पीटता हूं। तो उसे क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। उसे की, उसे यानी कि वह, उसे की होती है हिम। अब अपना इसमें अदर वर्ड कोई बचा नहीं है तो अपन इसके बाद सीधा फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस खत्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब आते हैं अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है, वह। तो अपन को सीधा सीधा पता चल रहा है कि वह अपना सब्जेक्ट है। वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद लगना है डू या डज। हमें सबको पता है कि ही के साथ क्या लगेगा, डज। ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो ही के साथ डज लगा है, ये सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको। उसके बाद लगाना है अपन को नॉट, ही डज नॉट। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया यानी कि काम। काम हो रहा है पढ़ना, पढ़ने की होती है स्टडी। अन्य कोई शब्द इसमें बचा नहीं है जिसका अपन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखना हो। तो इस तरह से ये सेंटेंस अपना बन के कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस प्रकार करते हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है,
सबसे पहले आता है डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू या डज था, उसको उठा करके आगे ले आए। उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट जो है वो अपन ने ब्रैकेट में बंद कर दिया, नॉट को अपन ने ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा। हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे सीधे जल्दी से आगे बढ़ते जाते हैं। क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। तो दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का। क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो कौन कर रहा है ये खेलने का काम, वह कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया अपना, वह। सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। और वह की अंग्रेजी क्या होती है, सबको पता है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। लेकिन अपन को सबसे पहले डू या डज लगाना है। तो ये डू या डज हम सबको पता है कि हेल्पिंग और हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं और सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। तो ही के साथ क्या आता है, अभी अपन ने पढ़ा था, ही के साथ क्या आता है, ये देखिए दोस्तों, आई यू दे भी प्लूरल के साथ डू, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ डज। तो ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर डज लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स करता, करता वो होता है जो काम करता है, काम हो रहा है खेलने का, खेलने का काम कर रहा है वह की होती है ही। तो डज के बाद ही। अब ये नॉट दिया गया ब्रैकेट में, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये नॉट ब्रैकेट में क्यों है। तो देखिए दोस्तों, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तो फॉर्मूला अगर इस नॉट को हटा दें तो ये होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्या वह नहीं खेलता है, क्या तुम उसे नहीं बुलाते हो। इस प्रकार के सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। इनको बनाने के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ता। हमने उस अलग से फॉर्मूले को यूज नहीं किया, हमने इस नोट को इसी में एडजस्ट कर दिया। यानी कि नहीं अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है तो इस नोट को लगाना है, और अगर नहीं आता है तो इस नोट को नहीं लगाना है। इसमें नहीं आया है क्या, इस सेंटेंस में नहीं आया तो इस नोट को अपन छोड़ सकते हैं। बाकी का फॉर्मूला अपना सिर्फ इतना बचता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है खेलना, खेलने की होती है प्ले। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। अदर वर्ड है क्या, नहीं है। कोई अन्य शब्द नहीं बचता है, सीधा सीधा अपन को क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस खत्म कर देना है। अब क्या तुम उसे बुलाते हो, क्या तुम उसे बुलाते हो। सबसे पहले देखना है काम क्या हो रहा है, बुलाने का। बुलाने काम कौन कर रहा है, तुम सब्जेक्ट हो गया अपना, तुम की होती है यू, और यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ अपना लगेगा डू। अपन ने अभी पढ़ के रखा है, यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो सबसे पहले लगा देना है अपन को डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स करता, जो काम करता है। बुलाने काम कौन कर रहा है, तुम की यू। नॉट लगेगा, इस सेंटेंस में कहीं पर नहीं आया है तो ये नॉट नहीं लगेगा। इस सेंटेंस में कहीं पर नहीं आया है तो ये नॉट नहीं लगेगा। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है बुलाने का, बुलाने की होती है कॉल। क्या होती है, कॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे बुला रहे हैं हम, उसे। तुम किसे बुला रहे हो, उसे, उसे की होती है हिम, उसे की क्या होती है, हिम। तो ये हिम लगा देना है। इस तरह से सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाता है। अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं। अगर यहां पर मान लीजिए यहां होता तुम, क्या तुम उसे नहीं बुलाते हो, क्या तुम उसे नहीं बुलाते हो, तो ये हो जाता डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर ये नॉट लगाना पड़ता हमें क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आया है। तो डू यू नॉट कॉल हिम, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता। तो दोस्तों इस तरह से हमने इंटेरोगेटिव बनाना सीखा। अब आ जाते हैं अपन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि वे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आए। तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, वह उसे क्यों बुलाता है, वह उसे क्यों पीटता है। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन, किसे, किसको, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, वो सेंटेंसेस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आना है क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा वो सबसे पहले आना है। उसके बाद पूरा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला अपन ने नोट कर दिया है। डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देने पर और उसके बाद इंटेरोगेटिव का पूरा फॉर्मूला नोट कर देने पर हमारा डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। तो दोस्तों तुम क्या करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखना, अपन को काम क्या हो रहा है, करने का। कौन कर रहा है, तुम। तो ये अपनी वर्ब हो गई, जो काम होता है वही वर्ब होती है, जो कर रहा होता है वह अपना सब्जेक्ट होता है, जो कर रहा होता है वह अपना सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या। क्या की क्या अंग्रेजी होती है, व्हाट, लगा दिया। उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट मिस करता, करता वो होता है काम करता है, काम हो रहा है करने का, करने काम कर रहे तुम की होती है यू। यू के साथ क्या लगेगा अपना, डू। हमें सबको पता है यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो व्हाट के बाद डू लगा देना। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, क्या लग गया, यू। उसके बाद आएगा नॉट, ब्रैकेट में है,
नहीं आया है क्या इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में भी अगर नहीं आएगा तो ये नॉट लगेगा, नहीं आएगा तो ये नॉट नहीं लगेगा, नहीं आया तो ये नॉट नहीं लगाया। सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम हो रहा है करने का, करने की होती है डू। कोई ऑब्जेक्ट बचा है? नहीं है। अदर वर्ड है? नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस खत्म कर देना है। अगला सेंटेंस, तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहां। काम क्या हो रहा है? रहने का। कौन कर रहा है रहने का? तुम। तो ये हो गई अपनी वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है अपन को। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहां की होती है? वेयर। उसके बाद डू या डज। क्या लगाना है? डू या डज। डू या डज किसको देखकर लगाएंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मीन्स करता वह होता है जो काम करता है। वही थ्योरी बार बार रिपीट करते जाना है। किसी भी ट्रांसलेशन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता, बड़ी सिंपल सी थ्योरीज रहती हैं, उन्हीं को अपन को अप्लाई करते जाना है और ट्रांसलेशन करते जाना है। तो वेयर के बाद क्या लगेगा? डू या डज। सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट मीन्स करता तुम है, तुम की क्या होती है? यू के साथ लगेगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। अभी अपन ने पता किया। नॉट आएगा इस सेंटेंस में, नहीं आएगा तो नॉट आएगा, नहीं आएगा तो नॉट नहीं आया, नहीं आया तो ये नॉट अपन ने नहीं लगाया, तो नॉट नहीं लगाया। वेयर डू यू। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है? रहने का। तो लिव, रहने की क्या होती है? लिव। ऑब्जेक्ट है? अदर वर्ड है? नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस खत्म कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखा। आगे के वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे और आगे इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। आपको इसमें से जो भी कुछ नोट करने लायक लग रहा हो या फॉर्मूलेज, एग्जांपल्स, उनको आप अच्छे से नोट करें और इन सेंटेंसेस को अपनी तरफ से बनाने की प्रैक्टिस घर पर करते रहें। तभी आप इन सेंटेंसेस को बनाना सीख पाएंगे और धीरे धीरे हम इन सेंटेंसेस को, ट्रांसलेशन को आगे बढ़ते बढ़ते इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक कर रखते हैं। आगे का सेंटेंस और आगे का लेक्चर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।